हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज पाटीदार। वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। हम यहाँ पर व्यापम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी जो हमने उठाए हैं क्वेश्चन वो आपके क्यूएससी से हैं। तो क्यूएससी में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं अलग अलग पेपर्स में। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एन एस्टीमेट विच इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द अप्रोक्सीमेट मेथड्स, एग्जाम्पल प्लिंथ एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर, क्यूबिक कंटेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ यूनिट्स, कुछ इस तरीके से अगर आप एस्टीमेट करें तो फॉर क्विक असेसमेंट ऑफ द कॉस्ट इज कॉल्ड एज, तो उसको आप कौन सा एस्टीमेट रिप्रेजेंट करेंगे? प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, डिटेल्ड एस्टीमेट, रिवाइज्ड एस्टीमेट या फिर सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है कि अगर कुछ आप एक्स्ट्रा वर्क उसमें ऐड करना चाहते हैं कि जो आप मेन या जो आपका मेन एस्टीमेट था, मेन वर्क था, उसमें आप एड अप नहीं कर पाए तो उसको साइड में ऐड करना है, तो उसके लिए हम सप्लीमेंट्री एस्टीमेट करते हैं। रिवाइज्ड एस्टीमेट किसके लिए करते हैं? जब अगर हमारा प्रोजेक्ट की कॉस्ट कुछ डिले होती है, मतलब प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसके कारण उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो एस्टीमेटेड कॉस्ट से अगर आपकी ज़्यादा हो जाती है तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, फिर रिवाइज करना पड़ता है। तो इसमें आपका कुछ रिवीजन वगैरह भी नहीं हो रहा है। और डिटेल्ड एस्टीमेट मतलब हर एक टर्म्स, बीम कितने लगना है, हर एक बीम की क्वांटिटीज़ क्या हैं, नंबर ऑफ स्टील बार्स कितना है क्वांटिटी में, उसका मेजरमेंट कितना रहेगा, नंबर ऑफ ब्रिक वर्क्स कितना रहेगा, तो ये सब कुछ आपको मेजर करके बताना, वो क्या कहलाता है, हमारा डिटेल्ड एस्टीमेट। और प्रीलिमिनरी एस्टीमेट में क्या करते हैं, हम क्यूबिक कंटेंट पर बेस्ड कर लेते हैं या नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से बेस्ड आपका स्ट्रक्चर्स को एनालाइज कर लेते हैं, या फिर एक अप्रोक्सीमेट प्लिंथ एरिया पर स्ट्रक्चर्स का एस्टिमेशन बता देते हैं। तो वो कौन सा होता है आपका प्रीलिमिनरी एस्टीमेट, जो आपके व्यापम में क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, तो क्या पूछा था आपसे कि ना रोड एस्टीमेट द अर्थ वर्क इज एस्टिमेटेड फॉर डैश लीड एंड फॉर डैश लिफ्ट फॉर हाइट। मतलब आप कितनी डिस्टेंस तक के लिए अर्थ वर्क को एस्टिमेट करते हैं कि हाँ इतनी डिस्टेंस तक जाएगा बंदा तो इतनी कॉस्ट आएगी, और लिफ्ट करेगा मतलब कितनी ऊंचाई तक ले जाएगा तो इतनी कॉस्ट रहेगी। तो किसके लिए करते हैं? बेसिक जो हमारा है 30 मीटर डिस्टेंस और 1.5 मीटर लिफ्ट। डिस्टेंस के लिए कितना है हमारा 30 मीटर, और लिफ्ट आप कितना करवा सकता है, एक पर्सन 1.5 मीटर तक वो लिफ्ट करवाएगा। एंड नेक्स्ट का जो क्वेश्चन पूछा था आपसे वो क्या था कि द सैंक्शंस ऑफ द डिटेल्ड एस्टीमेट डिजाइन कैलकुलेशंस, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा था कि द सैंक्शन ऑफ द डिटेल्ड एस्टीमेट डिजाइन कैलकुलेशंस, क्वांटिटीज ऑफ वर्क्स, रेट्स, कॉस्ट ऑफ द वर्क बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज नॉन एज। अगर वो टेक्निकली क्या करना है, सब कुछ ही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही तो करेगा, और वो क्या करवा रहा है, सैंक्शंस कर रहा है, तो कौन करेगा? वो टेक्निकल सैंक्शंस डिपार्टमेंट। कौन करेगा गाइस? हमारा टेक्निकल सैंक्शन डिपार्टमेंट। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या होगा आपका? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मतलब वहां से आप अनुमति ले रहे हैं कि मैं यहाँ पर बिल्डिंग बना सकता हूँ क्या, तो वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है। बट यहाँ पर डिजाइन कैलकुलेशन दैट इज आपका डीपीआर वगैरह आप चेक करवा रहे हैं, तो वो कौन करेगा? जिसको टेक्निकल नॉलेज होगा, मीन्स टेक्निकल सैंक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बढ़ें तो आपसे क्या पूछा था कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशंस, कि जो आप नोटबुक होती है आपकी फील्ड बुक, उसमें किस तरीके से डायमेंशंस बुक करते हैं, आपकी डायमेंशन जो रहती है वो किस तरीके से आप उसमें बुक करते हैं। तो वो तो सभी को पता है हमको, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट के फॉर्म में। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के फॉर्म में, मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के फॉर्म में हम इसको मेजर करते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े अगर हम फिफ्थ, तो वो आपसे क्या पूछा गया था कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टर इज पेड certain percentage over the actual cost of the construction as his profit is termed as, उसके कुछ परसेंटेज या जब ठेकेदार को किसी भी निर्माण की वास्तविक लागत पर नियत प्रतिशत का उसके लाभ के रूप में भुगतान किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं हम? कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? और वर्क ऑर्डर क्या होता है आपका? वर्क ऑर्डर टर्म्स ये होती हैं कि आपको क्या करना है उसके अंदर, वर्क ऑर्डर क्या होता है? वर्क ऑर्डर। तो वर्क ऑर्डर आपकी टर्म्स ये होती हैं कि आपको कितना वर्क कितने समय में कर कंप्लीट दे देना है। क्लियर?
एंड नेक्स्ट टर्म्स हैं उसके हिसाब से आपको, जैसे अगर आप 2 महीने में या 3 महीने में जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बता रहे हैं उतने में अगर आप करके देंगे तो आपको उतना कॉस्ट या उतना पेमेंट दे दिया जाएगा। नेक्स्ट टर्म्स अगर हम देखें कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ 12 mm प्लास्टरिंग, ये बिल्कुल आउट टर्न पूछते हैं आपसे। आउट टर्न मतलब एक दिन में एक स्किल्ड पर्सन या अनस्किल्ड पर्सन कितना कर देता है। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ 12 mm प्लास्टरिंग विद सीमेंट मोटर, सीमेंट मोटर के साथ 12 mm की प्लास्टरिंग करना है तो संभावित कार्य मात्रा कितनी रहेगी आपकी, कितना रहेगा वो आपका 8 स्क्वायर मीटर। कितना है रिकमेंडेड आपका कि एक दिन में एक बंदा जो है वर्किंग आवर जो आपके 8 घंटे मानते हैं हम, तो उसके हिसाब से वो एक दिन में कितना 12 mm की 8 स्क्वायर मीटर परत पर या सरफेस पर क्या कर सकता है, प्लास्टर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि अ फिक्स्ड स्टिपुलेटेड सम ऑफ पेनल्टी पेबल बाय द कॉन्ट्रैक्टर हैविंग नो रिलेशनशिप विद द रियल डैमेज इज नॉन एज, ठेकेदार द्वारा भुगतान की जाने वाली अर्थदंड की नियम अनुबद्ध राशि जिसका वास्तविक क्षति से कोई संबंध नहीं होता है, तो उसको हम कौन सा बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी डैमेज। जैसे बिल्डिंग वगैरह गिर गई तो वो क्या है, वास्तविक। वास्तविक मतलब क्या है कि वास्तविक क्षति एक्चुअल रियल डैमेज वगैरह से नहीं है। कुछ पेनल्टी पेएबल बाय द कॉन्ट्रैक्टर हैविंग नो रिलेशनशिप विद द रियल डैमेज, कोई रियल डैमेज वगैरह नहीं। डैमेज कौन सा है कि आपने जल्दी से काम वगैरह पूरा करके नहीं दिया है, इस तरीके से जो आप देंगे तो कॉन्ट्रैक्टर पर क्या लगाएंगे, पेनल्टी। तो उस पेनल्टी का नाम क्या है, लिक्विडिटी डैमेज के फॉर्म में वो अदा करेगा। नेक्स्ट टर्म्स जो है कि द ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू विद द एज ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज, समय के साथ में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू में क्या होने जाना, उसकी वैल्यू का कम होते जाना। क्या होते जाना कि द ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू विद द एज ऑफ प्रॉपर्टी, समय के साथ में प्रॉपर्टी की वैल्यू में क्या होने जाना, कमी होते जाना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एज अ डेप्रिशिएशन, मूल्यह्रास। किसके कारण कि वो पुराना हो गई। मोबाइल जैसे आपने खरीदा तो जिस दिन खरीदा उसके 1 साल बाद या 1 महीने बाद भी बेचेंगे तो उतने प्राइस आपको नहीं मिलेंगे, तो क्या हो रहा है, डेप्रिशिएशन हो रहा है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट टर्म, द टोटल एरिया ऑफ फ्लोर in between walls consist of floor of all rooms, verandas, passages, corridors, staircase, entrance halls, kitchen, stores, bath and latrines in known as is known as etc. इन सभी के जो वॉल के फ्लोर एरिया होते हैं उनको क्या पढ़ते हैं आप, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या है आपका फ्लोर जो वॉल है उसके बीच का जो नंबर ऑफ एरियाज है रूम का, सभी वरांदा का, पैसेज का, वो सभी को क्या बोलते हैं हम, फ्लोर एरिया तो रिप्रेजेंट करते हैं। आप क्या बोलते हैं, आप इसको फ्लोर एरिया। कारपेट एरिया या लेवेबल एरिया और प्लिंथ एरिया क्या होता है कि विद आपका वॉल भी कंसीडर कर लें, मतलब आउटसाइड एरिया। फ्लोर के साथ में क्या आउटसाइड, अगर ये बिटवीन वाल के अंदर का बोला है आपने, मतलब वॉल को कंसीडर नहीं किया, वॉल को भी अंदर कंसीडर कर लें तो प्लिंथ एरिया। और सर्कुलेशंस क्या होता है आपका कि जो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह बिल्डिंग के अंदर आगे पीछे जाने के लिए, ऊपर नीचे जाने के लिए जिसका पैसेज का जिस जगह का उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन एरिया। जैसे स्टेयरकेस, वरांदा, कॉमन रूम, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, सर्कुलेशन एरिया में। तभी आपसे क्या पूछा है कि जो बिल्डिंग के अंदर आपका वॉल के अंदर का जितना भी सब कुछ होता है एरियाज, उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको, फ्लोर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी विच हैज सम वैल्यू इज कॉल्ड एज, द एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी विच हैज सम वैल्यू इज नोन एज, उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं आप। तो किसी भी अमाउंट मतलब किसी कमोडिटी मतलब किसी पदार्थ को या किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना अमाउंट आपको लगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसकी कॉस्ट बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे गाइस हम उसको कि उसकी कॉस्ट कितनी आई। क्लियर है, उसकी कॉस्ट। और प्राइस क्या होता है कि अब आप कितना लेना चाहते हैं, कि जैसे आप उस मोबाइल को बनाने की जो आपकी कॉस्ट आई 10,000, अब आप बोल रहे हैं कि इसको मैं 12,000 में बेचूंगा, तो 12,000 रुपये उसकी कॉस्ट नहीं हुई। क्या है कि ये प्राइस है आपका कि आप इतना उससे लेना चाहते हैं, पे कर मतलब उससे वांट करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है मेरा इसका प्राइस रहे वो 12,000 रहे। तो 12,000 कॉस्ट ना होते हुए उसका क्या है, प्राइस है। और कॉस्ट मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग जितना प्रोडक्ट का आपका खर्चा आया है, तो क्या कहलाएगा, एज अ कॉस्ट। नेक्स्ट टर्म्स हैं कि while submitting a tender the contractor is required to deposit some amount with the department as a guarantee
ऑफ द टेंडर इज नोन एज। ऐसा नहीं कि आप बदल जाओगे, टेंडर आपका पास हो गया तो ऐसा नहीं कि मैंने आपके टाइम पास के लिए बना दिया था सर, तो मैं अब इस टेंडर को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ऐसा करते हो तो डिपॉजिट आपका क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, जैसे आप चुनाव वगैरह लड़ते हैं तो डिपॉजिट रखना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं कि अगर हर कोई बंदा ऐसे चुनाव में पर्चे भर देगा, फिर इसके सामने कोई भी नहीं है, मतलब जो सपोर्ट भी नहीं कर रहा है फिर भी भर रहा है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट। डिपॉजिट इसलिए रखना पड़ता है कि अगर आप बदल जाएं, अब आपका टेंडर पास हो गया, मान लीजिए आपने कॉस्ट वगैरह, और आपने जैसे टाइम पास के लिए देखता हूं कि मेरा होता है कि नहीं टेंडर, इसलिए भर दिया आपने, तो फिर क्या होता है कि जो आपने कॉस्ट किया है, डिपॉजिट किया है, वो आपका क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा आपका, मतलब वो आपको पे नहीं किया जाएगा वापस। तो क्या होगा आंसर आपका कि उस टर्म्स को क्या बोलते हैं कि व्हाइल सबमिटिंग अ टेंडर द कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सम अमाउंट विद द डिपार्टमेंट एज अ गारंटी ऑफ द टेंडर इज नोन एज। तो वो क्या कहलाएगा उस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अर्नेस्ट मनी, कि उसने अपनी धरोहर राशि आपको क्या कर दी है, जमा कर दी है, कि अगर ये मैं आपका काम करके नहीं दूं तो आप ये वापस मत देना, और अगर दे दिया तो ये वापस मिल जाएगा आपको डिपॉजिट। नेक्स्ट टर्म्स है कि व्हाइल एस्टिमेटिंग फॉर प्लास्टरिंग यूजुअली नो डिडक्शन इज मेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके लिए आप डिडक्शंस नहीं करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर, कितना 0.5 स्क्वायर मीटर, इसके लिए हम बिल्कुल भी ओपनिंग नहीं करते हैं, तो ये सही है आपका। एंड्स ऑफ बीम्स, अगर जो बीम के एंड वगैरह होते हैं जहां पर हम प्लास्टरिंग वगैरह नहीं करते तो उसको भी हम क्या करते हैं, डिडक्शंस में कंसिडर नहीं करते, मतलब उसका एरिया भी, ये भी सही है। एंड ऑफ राफ्टर्स, जो आपके स्लोपिंग रूफ वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर भी जो राफ्टर्स वगैरह के एंड्स रहते हैं, मतलब वही बीम वगैरह या जो आपके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स रहते हैं उनके जो एंड पॉइंट रहते हैं उनका भी हम क्या करते हैं, प्लास्टर में एरिया डिडक्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी 0.5 स्क्वायर, 0.05 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, ऐसी क्वांटिटीज आती है, तो इनका हम डिडक्शंस नहीं। तो तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं, मीन्स ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है गाइस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर अगर हम मूव करें तो क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द एक्चुअल थिकनेस ऑफ वॉल विद 1 सेंटीमीटर मोर्टार जॉइंट फॉर हाफ ब्रिक। क्या पूछा था आपसे कि व्हाट इज द एक्चुअल थिकनेस ऑफ वॉल 1 सेंटीमीटर विद 1 सेंटीमीटर मोर्टार जॉइंट फॉर हाफ ब्रिक। हाफ ब्रिक की वॉल किसको बोलते हैं, ये ब्रिक की साइज होती है गाइज हमारी, उन्नीस सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और यह भी 9 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसके विड्थ के अलोंग, मतलब इस डायमेंशंस में वॉल बनाएं, इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ ब्रिक वॉल। क्या बोलते हैं हम इसको, हाफ ब्रिक वॉल। और ये डायमेंशंस कितनी है, लगभग हमारी 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। और अगर आप लेंथ के अलोंग बनाएं, जैसे आप वॉल कैसे बना रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से बनाई गई हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 ब्रिक वॉल। तो यहाँ पर अभी कौन सा है आपका, हाफ ब्रिक वॉल। हाफ ब्रिक वॉल की साइज क्या है आपका, 9 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, 9 सेंटीमीटर आंसर रहेगा। कि अगर आपकी आधी ब्रिक की वाल बोल रहे हैं तो उसका मतलब उसकी साइज कितनी रहेगी, 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें कि व्हाट इज द परसेंटेज एडेड फॉर कंटिजेंसी टू अलाउ फॉर पेटी कंटिजेंट चेंजेस इन डिज़ाइन एंड चेंजेस इन रेट्स वगैरह में। अगर आप आकस्मिक खर्चों वगैरह की बात करें तो कितना परसेंट लेते हैं आप, तो ये तो सभी को पता है कि नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में अलग अलग आया हुआ है कि आपके कंटिजेंसी चार्जेस कितने रहते हैं। तो कितने रहते हैं कंटिजेंसी चार्जेस गाइस हमारे, 3 to 5%। कितने रहते हैं, 3 to 5% हमारे कंटिजेंसी चार्जेस। पेटी वर्क, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था पेटी वर्क, ये पेटी कंटिजेंट, पेटी मतलब होता है छोटे वर्क, जैसे आपके 8,000 10,000 के प्रोजेक्ट हों, जैसे रहता है ना कि यहाँ पर पेवर ब्लॉक लगाना है एक छोटी सी कॉलोनी में या 2 घर के आगे कितने लगाना है, कि कितने प्रोजेक्ट का कि 10,000 रुपये कॉस्ट आ जाएगी, 20,000 रुपये कॉस्ट है, जैसे 50,000 60,000 के बीच की जो प्रोजेक्ट लाइक करते हैं तो उनको हम बोलते हैं पेटी वर्क। व्हाट इज द, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ अर्थ वर्क इन रोड एस्टिमेशन। कि व्हाट इज द मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ अर्थ वर्क इन रोड एस्टिमेशंस। कौन सी आप अर्थ वर्क, मतलब अर्थ वर्क का वॉल्यूम वगैरह फाइंड आउट करने के लिए कौन सी मेथड का उपयोग करते हैं, यही पूछा है ना। तो मिड सेक्शंस एरिया मेथड बिल्कुल करते हैं, प्रिज्मोइडल फार्मूला भी करते हैं और मिन सेक्शन एरिया मेथड्स भी करते हैं। मतलब आप क्या करते हैं, तीनों मेथड्स का उपयोग करते हैं। मिड सेक्शंस का फार्मूला का भी यूज़ करते हैं,
प्रिज्मोइडल फार्मूला भी यूज़ करते हैं आप, इसी को हम जैसे ट्रेपेजोइडल फार्मूलाज वगैरह बोलते हैं, और मीन या इसी को हम मिड सेक्शंस, इसको ऑर्डिनेट रूल भी बोलते हैं, और मीन सेक्शंस फार्मूला इसी को हम एवरेज एरिया मेथड भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम तीनों का उपयोग करते हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें 16 नंबर, तो क्या पूछ रहा है आपसे कि फॉर सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग वर्क्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड इन एन एस्टीमेट। कितना प्रोवाइड करते हो आप, किसके लिए, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वर्क्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क्स। कितना प्रोवाइड करते हैं हम, कितना प्रोवाइड करते हैं, तो 8% आप सैनिटरी के लिए प्रोवाइड करते हैं और 8% आप वाटर सप्लाई वर्क्स के लिए कॉस्ट को रखते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी कि 8% फॉर सैनिटरी वर्क्स एंड 8% फॉर वाटर सप्लाई वर्क्स विल बी एस्टिमेटेड कॉस्ट में आप इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग प्रोवाइडेड अंडर साइड ऑफ आरसीसी वर्क। What is the thickness of plastering provided underside of RCC work? कि RCC वर्क में प्लास्टरिंग की थिकनेस आप कितनी प्रोवाइड करते हैं, कितनी प्रोवाइड करते हैं आप, 12 mm। जनरली कितना प्रोवाइड करते हैं हम, 12 mm। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो यहां पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया था आपसे, छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट इज द net quantity of plastering required for wall measuring 10.5 meter length, 12 meter width, 12 meter thick with opening of 1.25 meter। कितना दिया है आपको कि 1.2 into 1 मीटर आपको ओपनिंग दिया है। क्लियर है, तो आपको बताना है कि आपका प्लास्टरिंग की क्वांटिटी कितनी रहेगी, वो आपको बताना स्क्वायर मीटर में कि कितना प्लास्टर आपको लग जाएगा। तो आपको बता दें पहले कि सरफेस कितना है मेरे पास में, तो आप बता रहे हो कि सरफेस जिसका प्लास्टर करना है वो सरफेस है प्लास्टर की कितनी है, 10 मीटर लेंथ और 12 मीटर विड्थ। कितना है, 10 मीटर। अब वॉल मेजरिंग 10 मीटर 10.5 मीटर लेंथ, मतलब अगर वो वॉल लेंथ मेजर किया तो कितना आ रहा है आपका 10.5 मीटर और 12 मीटर विड्थ आ रही है। तो 12 मीटर विड्थ मतलब कितना हो गया, एरिया निकालें अगर आप, एरिया ऑफ प्लास्टरिंग का, एरिया ऑफ प्लास्टरिंग तो कैसे निकालेंगे, 10 इंटू 10.5 10.5 इंटू 12 स्क्वायर मीटर। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 126 स्क्वायर मीटर। 126 स्क्वायर मीटर पर आपको क्या करना है, प्लास्टर करना था। बट उसमें क्या हो रहा है गाइस, उसमें हमारा यह हो रहा है कि 1.2 इंटू 1 स्क्वायर मीटर की ओपनिंग है, मतलब ये खाली जगह है। तो आप मान लीजिए कि ओपनिंग एरिया कितना है, ओपनिंग एरिया मतलब खाली जगह है, खिड़की की जगह की प्लास्टर लगेगा क्या हमको, तो नहीं लगेगा ना, तो वो आपका एरिया बच जाएगा। तो ओपनिंग एरिया कितना है 1.2 इंटू 1 मीन्स कितना हो जाएगा 1.2 स्क्वायर मीटर एरिया आपको कम करना है। तो नेट एरिया फॉर प्लास्टरिंग, सो या हेंस नेट एरिया फॉर प्लास्टरिंग कितना रहेगा 126 माइनस 1.2, तो ये कितना हो जाएगा 8 124.8 स्क्वायर मीटर। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे 124, क्लियर है। जैसे यहां पर 123 है, तो कितना होगा 124.8 स्क्वायर मीटर एरिया बचेगा आपके पास प्लास्टर के लिए। क्लियर है, तो ये हम ध्यान में रखें।
कौन सा था आपका? तो ये भी ध्यान रखें कि एग्जाम में ऐसा ना कि 126 आया है तो 129 इसके आसपास आ रहा है तो उस पर टिक करके आ गए। कौन सा होगा हमारा? 124.8 स्क्वायर मीटर, क्योंकि ओपनिंग को भी आपको घटाना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाँ, ये ओपनिंग अगर 0.5 स्क्वायर मीटर से कम बनती है, ये ओपनिंग 0.5 स्क्वायर मीटर से कम बनती हैं, तो फिर हम डिडक्ट नहीं करते, क्योंकि इसके पहले ही क्वेश्चन आया था तो हमने बताया है कि 0.5 स्क्वायर मीटर से कम होता है तो हम प्लास्टरिंग में उसको डिडक्शंस में नहीं लेते हैं, और 0.5 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होता है तो हम उसको डिडक्शंस में लेते हैं। जैसे 0.6 भी होगा तो आपको डिडक्शंस में लेना है, 0.8 होगा तब भी आपको डिडक्शंस में कंसिडर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो क्या पूछा गया था कि what is the net quantity for brickwork of thickness 0.23 meter for a 10 cubic meter having two opening of 1.2 into 2.1 and 0.9 into 0.9। तो कितना क्वांटिटी लगेगा मुझे ब्रिक वर्क, ये आपसे पूछा गया है। तो कितना लगेगा ब्रिक वर्क ये बताइए आप। तो 10 क्यूबिक मीटर तो आपकी क्वांटिटी है ना। तो आपसे देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा है उसने, हलवा पूछा है आपसे, अगर समझे आप तो 10 क्यूबिक मीटर तो आपको क्या करना था, टोटल वर्क था आपका। व्हाट इज द नेट क्वांटिटी फॉर ब्रिक वर्क ऑफ थिकनेस 0.23 मीटर फॉर अ 10 क्यूबिक मीटर। तो 10 क्यूबिक मीटर तो आपके पास क्वांटिटी थी, बट हैविंग टू ओपनिंग्स ऑफ 1.2 इंटू 2.1 एंड 0.9 इंटू 0.9 आपके पास में क्या है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी, मतलब ओपनिंग मतलब खाली जगह है। तो उसने वॉल्यूम पर आपको ब्रिक वर्क करना ही नहीं पड़ेगा ना गाइस, हमको क्लियर है। तो इनका हम क्या निकाल लें, अगर वॉल्यूम निकाल लें और उसको हम इसके साथ में क्या कर दें, डिडक्ट कर दें, तो वही आपका क्या हो जाएगा, नेट क्वांटिटी। तो नेट क्वांटिटी कितना, ये आपका ग्रॉस क्वांटिटी है। तो ग्रॉस क्वांटिटी में से हमने क्या कर दिया है, नेट क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क। तो कितना रहेगा, ग्रॉस क्वांटिटी माइनस ओपनिंग, और वो भी किसमें, वॉल्यूम में। तो हम यहां पर अगर बात करें ग्रॉस क्वांटिटी कितना है 10 मीटर क्यूब, ओपनिंग कितना है, तो ओपनिंग है आपके पास 1.2 इंटू 2.1, तो ये आपने कर दिया 1.2 इंटू 2.1 प्लस 0.9 इंटू 0.9 इंटू थिकनेस कितना है 0.23। क्लियर है। तो ये आपको एज अ वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर देगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहां से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 10 मीटर के 1.2 इंटू 2.1 कितना होगा आपका, 2.5 समथिंग, 2.52, और ये कितना हो जाएगा 81 मीन्स 0.81 इंटू 0.23। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 10 मीटर क्यूब, और ये भी यहाँ पर मीटर क्यूब में है क्वांटिटी। तो 10 मीटर क्यूब माइनस 2.52 इंटू 0.81 मीन्स ये क्वांटिटी हो रही है हमारी कितनी, 2 and 1 3 853 2 and 3.3 इंटू 0.23। इसको फिर आप माइनस करेंगे 10 में से और इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 3.33। तो ये क्वांटिटी कितना हो जाएगा हमारा 0.99 ना, तो 0.36 कितना 76, हाँ 0.77 अप्रोक्स हम अगर कंसिडर करें, तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो नेट क्वांटिटी कितना मिलेगा मुझे 0.77 मीन्स दैट 3 and then 2 and 9। क्लियर गाइस। तो कितना आ रहा है 9.23 मीटर क्यूब, मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो रहा है। 9.23 मीटर क्यूब आपको नेट क्वांटिटी लगेगी। किसके लिए, आपको नेट ब्रिक वर्क का। तो ओपनिंग एरिया सिर्फ आपको हटाना है, थोड़ा सा मैथ्स वगैरह तो हमको आता ही थी, मैथ्स के थ्रू आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बढ़ें तो आपसे क्या पूछा गया था कि फॉर अ सिनेमा हॉल द नंबर ऑफ वाटर क्लोजेट्स रिक्वायर्ड फॉर फीमेल्स, फीमेल्स के लिए ये आपका पीईबी 2020 का ही क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा गया है कि फॉर अ सिनेमा हॉल द नंबर ऑफ वाटर क्लोजेट्स रिक्वायर्ड फॉर फीमेल इज, फीमेल के लिए कितना होता है, तो पर 200 पर आपको 2% रिक्वायर्ड होता है। आपका कितना होता है, पर 200 कम्युनिटीज पर या पर्सन्स पर आपको कम से कम 2% आपको क्या प्रोवाइड करने पड़ेंगे सिनेमा हॉल में, यूरिनल्स वगैरह या वाटर क्लोजेट्स वगैरह प्रोवाइड करने पड़ते हैं। क्लियर, ये रिकमेंडेशन है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो कितना है 2% अप टू 200। अगर 200 लोगों की बैठक व्यवस्था है तो वहाँ पर आपको कितना, उसका जितना फीमेल्स वगैरह आने वाले हैं उसके 2%। क्लियर है गाइज। नेक्स्ट कंसेप्ट पर बढ़े तो क्या पूछा था आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पर कि सुपर बिल्टअप एरिया इज डिफाइंड एज, सुपर बिल्टअप एरिया किसको बोलते हैं और वो किसको डिफाइन करेंगे आप, सुपर बिल्टअप एरिया किसको डिफाइन करेंगे आप। तो सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया माइनस वॉल एरिया, ऐसा कुछ होता नहीं है कि बिल्टअप एरिया और माइनस वॉल एरिया, बिल्कुल नहीं होगा। समेशन कॉमन एरिया एंड कारपेट एरिया, बिल्कुल। कॉमन एरिया किसको बोलते हैं कि जैसे लॉबीज, ये कहाँ पर जैसे सुपर बिल्टअप एरिया वगैरह होता है हमारा कहाँ पर, जैसे जो टाउनशिप वगैरह या रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह मल्टीज वगैरह होती हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं। कॉमन एरिया क्या बोलते हैं, जैसे लॉबी वगैरह, जैसे नीचे की जो पार्किंग है तो 10 फ्लोर की बिल्डिंग है तो 10 फ्लैट वाले 10 फ्लोर वाले वहाँ पर पार्क कर सकते हैं, तो वो उन सभी के लिए क्या कॉमन एरिया है। लॉबीज हैं, लिफ्ट हैं, तो ये वाला क्या कहलाता है, कॉमन एरिया। कारपेट एरिया तो पता ही कि जहाँ पर हमारा कारपेट वगैरह जहाँ पर लाई कर सकते हैं, लिवेबल एरिया। और समेशन ऑफ कारपेट एरिया एंड वॉल एरिया बिल्कुल भी नहीं है, व्हील एरिया नहीं है, वॉल एरिया है। और समेशन ऑफ बिल्टअप एरिया एंड कॉमन एरिया बिल्कुल यही होता है। बिल्टअप एरिया मतलब जो बिल्डिंग वगैरह बना दी वो, और साथ में कॉमन एरिया जैसे लॉबीज हैं, लेटरिंग्स वगैरह हैं, कॉरिडोर्स हैं, पार्किंग एरिया हैं, ये आपके किस में आते हैं, कॉरिडोर, लॉबीज, पार्किंग एरिया, ये हमारे कॉमन एरिया में आते हैं। क्लियर है। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, लॉबीज, कॉरिडोर्स, पार्किंग, अगर लाइब्रेरी वगैरह है तो वो सभी आपके जो भी कॉमन स्पेसेस हैं, कॉमन मतलब जो सभी यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके कॉमन एरिया में आएगा। क्लियर। इसका आंसर क्या होगा हमारा कि सुपर बिल्टअप एरिया में क्या हो जाएगा कि एक तो आपको बिल्टअप एरिया जो बिल्डिंग वगैरह के लिए मेन जहाँ पर रहने के लिए चाहिए कि आपका 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग बना कर दे दिया है उन्होंने, तो वो तो ठीक है। और साथ में आपको पार्किंग व्यवस्था भी दी है, कॉरिडोर दिया है, लॉबीज दिया है, तो वो भी आपका इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा सुपर बिल्टअप एरिया। तो ऐसे आपके आते हैं ना प्रमोशनल वीडियोज़ वगैरह आते हैं कि यहाँ पर ये टाउनशिप खरीदिए, ये टाउनशिप खरीदिए, आपको सुपर बिल्टअप एरिया मिल रहा है। तो सुपर बिल्टअप एरिया मतलब वहाँ पर इतनी क्वान्टिटीज़ में आपको ये टर्म्स मिल रही हैं। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर मूव करें कि विच एस्टिमेशन मेथड इज सुटेबल फॉर डिफरेंट थिकनेस ऑफ वॉल्स एंड डिफरेंट लेवल ऑफ फाउंडेशन। ये अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, मतलब यूँ समझ लीजिए कि ये एसएससी के लेवल का क्वेश्चन है या फिर गेट लेवल का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं आप इसको। क्लियर है। ईएससी और गेट लेवल का क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विच एस्टिमेट मेथड इज सुटेबल फॉर डिफरेंट थिकनेस ऑफ वॉल्स एंड डिफरेंट लेवल ऑफ फाउंडेशन। तो लॉन्ग शॉर्ट वॉल मेथड, सेंट्रल लाइन मेथड, पार्टली सेंट्रल लाइन मेथड एंड प्रीडोमिनेंट एस्टीमेट मेथड। तो बेसिकली आपकी 3 ही मेथड होती हैं और हमने पढ़ी कितनी है, सिर्फ 2 पढ़ते हैं आप। कौन सी, एक तो सेंट्रल लाइन मेथड और एक लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड। तो आपसे पूछा गया है कि शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल मेथड ज़्यादा क्विक और एक्यूरेट होती हैं आपकी, मतलब जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं किससे, सेंट्रल लाइन मेथड से। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप की हो जाती हैं। तो जनरली हम सेंट्रल लाइन मेथड ही प्रीफर करते हैं, आईएस कोड वगैरह भी आपका कौन से प्रीफर करता है। बट अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये पार्टली शॉर्ट वॉल और पार्टली सेंट्रल लाइन मेथड ये क्या है, तो इसका मतलब ये होता है गाइस कि कभी कभी क्या होता है, या कभी कभी या जनरली ऐसे केसेस में बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं तो जो एक्सटर्नल वॉल होती हैं हमारे, एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस अलग होती है और इंटरनल वॉल की थिकनेस अलग होती है। क्लियर है। इंटरनल वॉल की थिकनेस अलग होती है और एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस अलग होती हैं, तो वहां पर ये पार्टली वाली हम यूज करते हैं। पार्शियली मतलब एक्सटर्नल वॉल का मेजरमेंट हम सेंट्रल लाइन से कर लेंगे और इंटरनल का हम क्रॉस वॉल या लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से कर लेते हैं। तो ये पार्टली वाला समझ में आया। पार्टली कहाँ पर यूज करते हैं कि जहाँ पर इंटरनल वॉल अलग हो और एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस अलग हो, तो वहां पर हम यूज अडॉप्ट करते हैं पार्टली सेंट्रल लाइन मेथड और पार्टली क्रॉस वॉल मेथड। मतलब ये तो आप मान के चलिए यहाँ पर क्या है कि 2 अलग अलग थिकनेस की अगर वॉल वगैरह आ रही हैं
तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे पार्टली वाला। तो यहाँ से ये बोला है कि डिफरेंट थिकनेस ऑफ वॉल्स एंड डिफरेंट लेवल ऑफ फाउंडेशंस वगैरह हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा सुटेबल आपके लिए कौन सी रहेगी, पार्टली सेंट्रल लाइन मेथड एंड पार्टली क्रॉस वॉल मेथड। इसी क्रॉस वॉल को हम लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ स्किल्ड लेबर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी पर डे इज नोन एज। ये आप थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है क्वेश्चंस की आउटर्न क्या होता है। तो आउटर्न क्या होता है कि स्किल्ड पर्सन जितना काम करेगा उसी को हम बोलते हैं एक दिन में। क्लियर है, मतलब एक दिन मतलब वही 8 घंटे में जितना स्किल्ड पर्सन काम कर देता है। स्किल्ड मीन्स जैसे मेसन हुआ, जिनको हम मिस्त्री बोलते हैं, तो उसका आउट टर्न कितना होता है, बेलदार वगैरह नहीं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं आउट टर्न वर्क। क्या पढ़ते हैं इसको हम, आउट टर्न वर्क कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय स्किल्ड लेबर इन दिस वन डे के अंदर कितना वो काम कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो क्या पूछा था कि द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन पर क्विंटल फॉर द फॉलोइंग, किसके लिए पर क्विंटल में होती हैं। माइल्ड शीट रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क्स, रोलिंग शटर्स, मेटल वायर नेटिंग, कोलैप्सिबल गेट्स विद रेल्स। तो किसका होता है जनरली क्विंटल पर के लिए, कि पर क्विंटल मतलब हर एक क्विंटल के लिए कितना वर्क होता है। जैसे कोलैप्सिबल गेट्स विद रेल्स, मेटल वायर विद नेटिंग और रोलिंग शटर्स, ये भी आपके जनरली किस में आते हैं, गाइस हमारे, ये आते हैं हमारे क्विंटल्स में। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज इन पर क्विंटल फॉर द फॉलोइंग, किसके लिए पर क्विंटल में होती हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन से डाउटफुल था और इसको थोड़ा सा ये ऑब्जेक्शनेबल भी था, बट फिर भी आरसीसी वर्क यहाँ पर इन नॉट आएगा कि इज नॉट इन पर क्विंटल, इज नॉट इन पर क्विंटल। तो किसमें नहीं होता है आपका आरसीसी वर्क एज अ क्यूबिक मीटर्स वगैरह में होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बढ़े कि द रेट पर यूनिट आइटम ऑफ वर्क, ये आपके क्यूएससी का एक एडवांस वाला क्वेश्चन बोल सकते हैं कि क्या बोल रहा है हम आपसे कि रेट पर यूनिट आइटम ऑफ वर्क क्या होता है। तो ये क्या होता है आपका, टोटल कॉस्ट कितनी आई और क्वांटिटी कितनी थी आपके पास। टोटल क्वांटिटी की कॉस्ट कितनी रही आपकी और क्वांटिटी कितनी रही। क्लियर है कि रेट पर यूनिट आइटम ऑफ वर्क, नाम से पता चला रेट और फिर क्वांटिटी। तो रेट मतलब कॉस्ट और क्वांटिटी, तो टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका एज अ रेट पर यूनिट आइटम ऑफ वर्क। तो कौन सा हो रहा है मैच हमारा, टोटल क्वांटिटी लेबर, ये तो हो ही नहीं रहा है। टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल लेबर, ये भी नहीं हो रहा है। टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये रिवर्स है, तो ये भी नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा यहाँ पर। क्या कर देंगे हम इसको, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो रहा है। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द पर्पस ऑफ एस्टिमेशन, कि एस्टिमेट को पर्पस करने के लिए कौन से आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हो सकते हैं, वो आप बता दीजिए कौन कौन से। टू फिक्स ऑफ अ प्रोबेबल डेटा ऑफ कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटीज ऑफ वर्क्स टू बी डन, ये आप बता सकते हो क्या एस्टिमेट से। या टू इवेल्यूएट द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट या वर्क, कि इस जो प्रोजेक्ट हैं इससे कितना बेनिफिट रेशियो रहेगा, कितना फ़ायदा हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर को, कितना क्या हो सकता है। तो ये हम देख सकते हैं क्या इससे। एंड एस्टीमेट फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर असेसिंग द वैल्यूएशन ऑफ इट। कोई प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्ट है और उसको आपका क्या करना है, वैल्यूएशंस करना है। वैल्यूएशंस मीन्स आपको ये बताना है कि उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितना हो सकती है। तो ये हम तीनों किससे निकाल सकते हैं, थ्रू एस्टीमेट्स के थ्रू। ये पर्पस ऑफ एस्टिमेशंस रहेगा गाइस। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो क्या पूछ रहा है आपसे कि द एस्टिमेटेड वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 150 क्यूबिक मीटर ऑफ, रेशियो कितना दिया आपको 1:2:4 रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट। तो आपसे क्या पूछ रहा है गाइस वो हमको कि इसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी, हमको कि सीमेंट की क्वांटिटी कितना रहेगी और वो किसमें दिया दे रखा है। तो आपके लिए ठीक है कि ये क्यूबिक मीटर में पूछ रहा है, वो किसमें पूछ रहा है, क्यूबिक मीटर में। तो कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी आपको, 150 क्यूबिक मीटर
का कंक्रीट वर्क या सीमेंट वर्क करने के लिए सीमेंट की क्वांटिटी, कंक्रीट वर्क करने के लिए सीमेंट की क्वांटिटी। तो हम क्या करते हैं कि 52% या 60% वॉइड रेशियो कंसिडर कर लेते हैं। कितना कंसिडर करते हैं गाइस हम? 50 to 60% हम वॉइड रेशियो कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम ड्राई वेट को एस्टिमेट करते हैं। तो 150 इंटू कितना करेंगे आप? 1.52 डिवाइडेड बाय रेशियो। तो रेशियो कितना है हमारे पास में? 1:2:4, और 1 रिप्रेजेंट करना है सीमेंट को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है सैंड, और 4 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे ग्रेवल को। तो यहाँ से आप जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यूज कितना हो जाएगी, यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये 15 भी कंसिडर करें आप, (1.52 इंटू 150 अप्रोक्स ये कितना 225 के अप्रोक्स आएगा। कितना आएगा ये हमारा? इसको तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं ना। 150 इंटू 1.52 डिवाइडेड बाय 7, तो ये कितना हो जाएगा? 14 से 14, और 1 मीन्स 7.3 बच रहे हैं ना? कितने? 4 and 43 अप्रोक्स मान लें हम। 21.4 इंटू 1.52 मीन्स अगर इसमें आप मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 10 अगेन इसके साथ में ऐड करें तो 30 के आसपास होगा। 30 के आसपास मतलब 33 हो रहा है यहाँ पर। कितना हो रहा है हमारा? 33 हो रहा है अप्रोक्स। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? यह 33 आएगा यहाँ से। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 21 1 और 0.5 मतलब इसका और आधा। आधा भी अगर आप ऐड करें इसके साथ में तो कितना? आधा कितना होता है? 10। तो 10 तो मतलब 11 या 10, तो 10 भी माने तो आप कितना हो जाएगा? 21 और 10 मतलब 31, और 31 और फिर अगेन आपका तो कुछ 31 के आसपास में कौन सा हो रहा है? 32। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? 33 आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है गाइस? 33 क्यूबिक मीटर सीमेंट रिक्वायर्ड होगी आपको। कितना होगी? 33 क्यूबिक मीटर सीमेंट रिक्वायर्ड होगी हमको क्वांटिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, तो क्या पूछा था कि द शेल्टर्ड एरिया ऑफ अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज 2 to 5 स्क्वायर मीटर। शेल्टर्ड एरिया मतलब पूरी बिल्डिंग का जो एरिया दे रखा है कि मेरे पास प्लॉट है, मतलब शेल्टर्ड एरिया मतलब आपके पास जो प्लॉट है, ये क्या लिखा है कि आवासीय भवन का आश्रय क्षेत्र, कि जहाँ पर आप आवास कर सकते हो उसका क्षेत्र का एरिया कितना है? 2 to 5 स्क्वायर मीटर। एंड इट इंक्लूड्स, उसी एरिया के अंदर क्या है कि अब बैक यार्ड ऑफ 3/5 मीटर, जो पीछे का एरिया है उसके अंदर क्या है आपका, जो आंगन वगैरह छोड़ेंगे तो वो आंगन कितना छोड़ना है आपको? बैक यार्ड मतलब पीछे का आंगन, तो कितना है? 3 मीटर बाय 5 मीटर। इफ द प्रेजेंट रेट, प्लिंथ एरिया रेट फॉर सिमिलर बिल्डिंग, मतलब ऐसी ही बिल्डिंग बनाने का जो रेट चल रहा है अभी मार्केट में, वो कितना चल रहा है कि 1650 रुपए पर स्क्वायर मीटर। देन व्हाट इज इट्स कॉस्ट? तो बताइए कि इस आवासीय क्षेत्रों को बनाने की कॉस्ट क्या आएगी अगर उसी रेट पर आप बिल्डिंग बनवाना चाहें तो गाइस अब यहाँ पर देखें कि 225 स्क्वायर मीटर में से ही आपको क्या करना है? 3/5 मीटर का 3/5 मतलब 15 स्क्वायर मीटर का आपको क्या देना है? बैकयार्ड। तो ये बैकयार्ड बनाने में क्या कोई कॉस्ट आएगी आपको? ये तो आंगन है ना तो इसमें कोई बिल्डिंग वगैरह खड़ी करना है कुछ नहीं, ये पीछे का आंगन है खुला आपका, तो इसकी कोई कॉस्ट आएगी क्या? ये 15 स्क्वायर मीटर आपकी जो बिल्डिंग है इसको कोई आप कॉस्ट पे करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो ये किस में है? 225 में तो है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉस्ट बराबर किसके लिए? 225 माइनस 15 इंटू कितना हो जाएगा? 1650 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। क्लियर है? तो ये हमारी जो बनेगा, यहां पर कितना बनेगा? 210 गुणित 1650। क्लियर है? तो अगर आप यहां पर देखें सॉल्व करके तो कितना आ जाएगा हमारा? 30 और 50 500, तो ये आ जाएगा 532 और फिर 16 यानी कि 34। कितना हो जाएगा ये अप्रोक्स आपका? 34 मतलब 3,46,500।
कितनी आएगी गाइस हमारी कॉस्ट? 3,46,500 रुपये, और ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो रहा है। तो ये देख लीजिए, आपसे ऐसे बिल्कुल से छोटे छोटे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। बड़े ध्यान रखें कि 225 के साथ में 1650 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, अदरवाइज शायद ये या फिर ये वाला आंसर आ सकता है 3,63,000। तो फिर आप बोलोगे कि ये सही था। क्लियर है? तो यहाँ पर खुश नहीं हो जाना है हमको। खुश कब होना है कि अगर आपको लगे कि हाँ मैंने कंसेप्ट सही अप्लाई किया है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें अगर हम कि व्हाट इज द डिडक्शन मेड फॉर रेक्टेंगुलर ओपनिंग हैविंग विड्थ, डेप्थ एंड थिकनेस ऑफ द वॉल। किस तरीके से आप डिडक्शंस करते हैं कि अगर आपकी जो विड्थ है उसको एल बोले आप, डेप्थ को एच और थिकनेस को टी बोले। विड्थ मतलब वही लेंथ वगैरह को आप एल बोल रहे हैं, डेप्थ को हाइट या डेप्थ को एच बोल रहे हैं, और थिकनेस को आप बोल रहे हैं टी। तो किस तरीके से आप डिडक्शंस करते हैं किसी बॉडी का या प्रोजेक्ट में? तो कैसे करते हैं? वही एल इंटू टी से, लंबाई चौड़ाई, लंबाई ऊंचाई और मोटाई उसकी। तो किसके तरीके से करते हैं? एल एच टी, मतलब ऐसे ही तो क्वांटिटी निकालेंगे ना आप। क्वांटिटी कैसे निकालेंगे आप? यही एल एच टी के टर्म से। ऐसे ही एल एच टी की टर्म से क्या निकाल लेंगे हम? उनकी क्वांटिटी। नेक्स्ट टर्म्स पर अगर हम जाएं तो क्या पूछा था आपसे कि नेम द पाइप विच इज प्रोवाइडेड इन सेप्टिक टैंक फॉर डिस्चार्ज ऑफ फॉल गैसेस। जो दुर्गंध युक्त या ऑर्डर्ड गैस रहती हैं, बदबूदार गैसेस वगैरह होती हैं, उनको बाहर निकालने के लिए किस पाइप का उपयोग करते हैं? तो उस पाइप का नाम क्या है? तो गाइज उसको हम बोलते हैं वेंटिलेशन पाइप। क्या बोलते हैं हम? वेंटिलेशन पाइप बोलते हो ना। वेंटिलेशन देना है सेप्टिक टैंक में। क्यों देना है? कि वो गैसेस वगैरह है जो बदबू निकलेगी या जो गैस निकलती जाएगी, तो उसके लिए आपके जो सेप्टिक घर में सेप्टिक टैंक वगैरह होता है, वहाँ पर एक गैस निकलने के लिए पाइप देते हैं। तो उसी पाइप का नाम क्या है? वेंटिलेटेड पाइप। क्या नाम है उसका? वेंट पाइप। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि वेंट पाइप उसका नाम रहेगा। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो क्या पूछा है कि 1 स्क्वायर फुट इन स्क्वायर मीटर इज। तो ये तो आपका मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, आपका सिविल इंजीनियरिंग से इतना क्वेश्चन ही नहीं है, बट फिर भी हम देखें कि एक स्क्वायर फीट है। ध्यान से देखिएगा, एक स्क्वायर फीट में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं? तो वी नो दैट एक फीट में 0.3048 मीटर होता है। तो 0. अब इस स्क्वायर फीट को ऐसा लिखें हम, एक स्क्वायर फीट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 फीट बाय 1 फीट। क्लियर है? तो 1 फीट क्या मतलब हो जाएगा? 0.30, एक 1 फीट मतलब 0.3048 मीटर, और इसी साइड कितना हो जाएगा? 0.3048 मीटर। तो अगर आप 3 का भी गुणा करें तो कितना हो रहा है? 9। तो 9 किसके पास में आ रहा है? ये 0.093। ये कितना हो जाएगा? 0.0932 स्क्वायर मीटर के अप्रॉक्स। तो एक स्क्वायर फीट किसके बराबर हुआ हमारा? 0.0932 स्क्वायर मीटर के अप्रॉक्स। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्लियर है गाइस हमको कि आपका कितना होगा? 0.093 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस पर मूव करें तो क्या पूछा है कि द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ क्यूबिक कंटेंट 350 क्यूबिक मीटर एट 250 रुपीज पर क्यूबिक मीटर आपका रेट चल रहा है। 350 क्यूबिक मीटर का रेट क्या रहेगा या अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितनी रहेगी? तो ये तो आप इजीली बता सकते हो। कैसे बता देंगे हम? डायरेक्टली आपको क्या बताना है कि अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, तो ये डायरेक्टली आपको कुछ ओपनिंग वगैरह नहीं दिया है, तो अप्रोक्स कॉस्ट कितना आएगा? 350 क्यूबिक मीटर गुणित 250 रुपये रेट चल रहा है आपका। अभी क्या चल रहा है? 250 रुपये पर क्यूबिक मीटर बनाने की कॉस्ट आ रही है। तो कितना हो जाएगी हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी अप्रोक्सीमेट? ये हो जाएगा हमारा कितना? 350 इंटू 250 के अप्रॉक्स। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 25 इंटू 3 मतलब 7500 एंड अगेन 75
1000 और अगेन अगर आप 25 का 50 में गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि ये हो जाएगा 125 अगेन। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 87,500 रुपीज़। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है हमारा? 87,500। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पूछा था आपसे और उसमें आपको ओपनिंग वगैरह कुछ भी डिडक्ट नहीं करना है। तो 87,500 आपकी कॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस पर मूव करें तो क्या पूछा है आपसे कि द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मेसन्स रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टरिंग अ वॉल ऑफ लेंथ 25 मीटर एंड हाइट 3 मीटर। प्लास्टरिंग की वॉल कितना करना है आपको कि 25 मीटर की वॉल है और उसकी हाइट कितना है 3 मीटर। तो नंबर ऑफ मेसन्स रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टरिंग का, तो वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, 1 मेसन मतलब एक मिस्त्री इन 1 डे डूइंग 14.92 स्क्वायर मीटर प्लास्टरिंग। कितना करता है गाइस वो? एक दिन में आपका कितना 14.92 स्क्वायर मीटर प्लास्टरिंग डन कर देगा। आपको करना कितना है एरिया 25 मीटर लेंथ और 3 मीटर हाइट, मींस एरिया ऑफ प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड कितना है आपका? तो एरिया ऑफ प्लास्टरिंग कितना है करना है मुझे? एरिया ऑफ प्लास्टरिंग कितना है आपके पास? 25 इंटू 3 मीन्स 75 स्क्वायर मीटर। तो 75 स्क्वायर मीटर प्लास्टरिंग आपको एक ही दिन में कर देना है, या तो कितने बंदे लगेंगे आपके कि आपका एक ही दिन में वो पूरा 75 स्क्वायर मीटर प्लास्टरिंग कर डन कर देंगे? तो कितना लगेगा आपको? तो आप क्या करेंगे, एक बंदा एक दिन में कितना करता है 14.92, तो 75 के लिए कितना लगेगा? तो 75 डिवाइडेड बाय 14.92। अगर ये 15 भी माह होता आपका तो ये कितना लगता आपको? 5। 15 भी होता तो कितना लगता आपको? अप्रोक्स 5। तो यहाँ पर अगर इसको आप 14.92 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आपका कितना आएगा? 5.05 समथिंग। तो आप कम लेकर नहीं आएंगे, क्या लिखेंगे हम? रिक्वायर्ड मेसन्स इन 1 डे। एक दिन में काम खत्म करने के लिए आपको कितने रिक्वायर्ड मेसन्स लगेंगे? कितने लगेंगे? 5.05। तब ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ? आपको एक एक्स्ट्रा बंदा थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो मतलब 6 मेसन्स आपको लगेंगे। तो इसलिए ज़्यादा अप्रोक्सीमेट या ट्रू वैल्यू तक जाने की कोशिश करें। अगर आप इसको 14.92 को अगर आप 15 ही कंसिडर कर लेते हैं तो आपका आंसर कितना हो जाता? ये 5 हो जाता। और 5 मतलब आप ऑप्शन डी पर टिक करके आ जाते हैं। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड जो वैल्यू है 14.92 स्क्वायर मीटर वो एक दिन में कंप्लीट करता है, और उससे हम डिवाइड करेंगे तो आपका 5.05 समथिंग आएगा। मतलब उससे कुछ बढ़ाकर ही वैल्यू लेंगे तो कितना होगा आंसर हमारा? 6 मेसन्स आपको लगेंगे। तो आप 75 स्क्वायर मीटर का जो प्लास्टर है वो एक दिन में डन करके दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें तो आपसे क्या पूछा गया था कि द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज, एक सीमेंट के बैग का वॉल्यूम कितना होता है? तो 1 बैग ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 50 kg। और अगर वॉल्यूम में बात करें तो वॉल्यूम कितना होता है? 0.034 मीटर क्यूब। 0.034 मीटर क्यूब गाइस होता है हमारा वॉल्यूम। तो कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो रहा है। कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो सही हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन पर तो क्वेश्चन नंबर 35 पर अगर हम मूव करें और पूछा गया था क्या आपसे कि द नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स
रिक्वायर्ड फॉर 2.5 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेसोनरी इज। ब्रिक मेसोनरी बनाने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ मेसोनरी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेगी, मॉड्यूलर ब्रिक्स कितना, 2.5 क्यूबिक मीटर। तो क्लियर है, मॉड्यूलर ब्रिक। तो मॉड्यूलर में क्या हो जाता है, आपका प्लास्टर की विड्थ भी हम कंसिडर कर लेते हैं साथ में। तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ब्रिक्स, और वो भी कौन सा हमारा, मॉड्यूलर। साइज क्या रहेगी, 0.20 मीटर बाय 0.10 मीटर इसकी थिकनेस एंड 0.10 मीटर उसकी विड्थ। तो यहाँ पर आपकी जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स रहेगी किसके लिए, 2.5 क्यूबिक मीटर के लिए। कितना हो जाएगा, 0.20, 0.10, 0.10। इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारे सामने रहेगा। क्या रहेगा, तो यहां पर हो जाएंगे आपके कितने, 1000। अब बचेगा कितना, 2.5। डायरेक्टली कर सकते हैं ना, 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 1.25। तो मीन्स आंसर कितना होगा, 1250 ब्रिक्स विद प्लास्टर। कितना लगेगी, प्लास्टर के साथ में आप इसकी क्वांटिटी देखेंगे तो 1250 ब्रिक्स लगेगी। ऑप्शन नंबर सी देखें, आपका बिल्कुल सही हो रहा है कि 1250 आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेगी। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें तो आपसे क्या पूछा गया था कि द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर्स इन केस ऑफ, किसमें आपका स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट नहीं होता है। जैसे डैम प्रूफ कोर्स, कंक्रीट, कौन सा कंक्रीट ये बताया नहीं आपको, फॉर्म वर्क्स और रेनफोर्स्ड कंक्रीट, किसमें आपका इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर्स, कि स्क्वायर मीटर में आपका आरसीसी वर्क्स नहीं होता है। किसमें, तो जब सभी को पता है कि जो आरसीसी वर्क होता है वो आपका स्क्वायर मीटर में नहीं होता है। अब फॉर्म वर्क्स वगैरह आपके स्क्वायर मीटर वगैरह में चलते हैं। कंक्रीट वगैरह आपको बताया नहीं कि कौन सा कंक्रीटिंग, जैसे आप पीसीसी करें या प्लास्टरिंग पीसीसी करें या सॉरी पीसीसी नहीं, आपका नॉर्मल जैसे कि फिक्स्ड साइज पर कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर आपका हो सकता है कि कंक्रीट आपका स्क्वायर मीटर में डन में भी हो सकता है, और डैम प्रूफ कोर्स में भी आपका ऐसा स्क्वायर मीटर में भी चांसेस। बट आरसीसी जो आपका है रेनफोर्स्ड कंक्रीट वर्क को जैसे स्लैब फिल कर रहे हैं, कॉलम फिल कर रहे हैं, तो आपका स्क्वायर मीटर में डन नहीं होता है, क्यूबिक मीटर में डन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सैनिटरी कॉस्ट आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ द कॉस्ट। सैनिटरी कॉस्ट कितना रखते हैं आप, एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट का, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट का सैनिटरी कॉस्ट कितना रखते हैं आप, तो कितना रखते हैं हम, 5%। कितना रखते हैं, 5%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 5%। या ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम सही हो रहा है कि सैनिटरी कॉस्ट के लिए आप कितना अप्रोक्सीमेट कॉस्ट रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, तो प्रीलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट ऑफ रफ कॉस्ट एस्टीमेट डैश सैनिटरी स्ट्रक्चरल कॉस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब उसके अंदर हम क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। समटाइम्स इंक्लूड्स एंड समटाइम्स डज नॉट इंक्लूड सैनिटरी स्ट्रक्चर कॉस्ट। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो प्रीलिमिनरी या अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट रहेगा और रफ कॉस्ट है वो भी कौन सा है, रफ कॉस्ट, तो उसके अंदर आप सैनिटरी स्ट्रक्चरल कॉस्ट को समटाइम्स इंक्लूड एंड समटाइम्स डज नॉट इंक्लूड ऐसा करते हैं क्या, या इंक्लूड सेपरेटली, डज नॉट इंक्लूड या टेंटेटिव, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, संभावित है कि हाँ मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब आपको पूछा गया है, तो क्या होगा कि प्रीलिमिनरी एंड अप्रोक्सीमेट या रफ कॉस्ट रहे तो उसमें आपकी जो एस्टीमेट रहेगा उसमें आपकी सैनिटरी स्ट्रक्चरल कॉस्ट को बिल्कुल साथ में आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वॉशरूम वगैरह का पानी है जो आपका हाउस होल्ड वाटर जो है वो कहाँ से बाहर निकालेंगे, कितनी छोटी से छोटी कितनी सस्ती से सस्ती बिल्डिंग बनाएं, जितनी भी इकोनॉमिकल बनाएं, उसमें वाटर तो आपको बाहर निकालना ही पड़ेगा ना, वेस्ट वाटर। तो उसके लिए आपको इसकी कॉस्ट तो साथ में इंक्लूड करना ही होगी। तो इंक्लूड्स सेपरेट कॉस्ट, इंक्लूड सेपरेटली एज अ सैनिटरी स्ट्रक्चरल कॉस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बढ़ें तो क्या पूछा गया था कि द एस्टीमेट प्रिपेयर्ड बाय डैश मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट एंड क्विक, किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया जो आपका एस्टीमेट है वो ज़्यादा एक्यूरेट और क्विक होता है, मतलब मोस्ट एक्यूरेट और क्विक
होता है। तो ये आपको बता ही दिया था हमने कि किसके द्वारा, सेंट्रल लाइन मेथड से आपको ज़्यादा क्विक, और क्विक मतलब जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि आपको इसमें कॉम्प्लेक्स इतने नहीं आते हैं, बस जो भी विड्थ हैं उसके सेंट्रल लाइन से आपको मेजर करना है। लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल में पहले आपको लॉन्ग वाल निकालना है, उधर शॉर्ट वाल आपको अलग निकालना है। अगर विड्थ या फुटिंग से लेकर आ रहे हो तो हर जगह आपकी लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल चेंज होती जाती हैं। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कि द एस्टीमेट प्रिपेयर्ड बाय मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर सेंट्रल लाइन मेथड। और अगर लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल की बात करें तो उसमें आप फुटिंग वगैरह कर जाते हैं, जैसे तो फुटिंग से आपकी लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल चेंज होती जाती हैं। जैसे कैसे, जैसे फुटिंग से आप अगर सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर्स की तरफ आते हैं तो लॉन्ग वाल की जो लेंथ है वो कम होती जाती है, मतलब डिक्रीजेस, और शॉर्ट वाल की लेंथ इंक्रीज होती जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट, मतलब अप्रोक्सीमेट मेथड कौन, अप्रोक्सीमेट प्रिपरेशंस करना एस्टिमेशंस की कौन सी मेथड नहीं है, यूनिट बेस्ड मेथड, क्यूबिकल कंटेंट्स मेथड, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट और वॉल्यूम एस्टिमेट मेथड। तो इसमें से कौन सी मेथड आपकी नहीं होती हैं, तो जो वॉल्यूम एस्टिमेट मेथड होती हैं ये आपकी अप्रोक्सीमेट मेथड में नहीं आती। प्लिंथ एरिया से भी आपको अप्रोक्सीमेट मिलता है, क्यूबिकल कंटेंट से भी आपको मिलता है, क्यूबिक क्वांटिटी सिर्फ कंसिडर करते हैं, बाकी प्लास्टरिंग आप छोड़ देते हैं। और यूनिट बेस्ड कंसेप्ट मतलब जैसे 2 बीम 4 बीम बनाना है तो इसी क्वांटिटी, तो ये क्या कहलाती हैं आपकी सभी अप्रोक्सीमेट। वॉल्यूम बेस्ड होती हैं आपकी टोटल क्वांटिटी पर या डिटेल्ड एस्टीमेट पर बेस्ड मेथड्स, क्योंकि हर एक क्वांटिटी का आप निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, देख लीजिए, मैंने बोला और ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, क्लियर है, क्वेश्चन आ गया, मतलब ये आपकी व्यापम की जो शायद पिछले साल की एग्जाम हुई थी जो 2020 वाली, उसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल यूजुअली डैश फ्रॉम अर्थ वर्क टू ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाइल द शॉर्ट वॉल। क्या पूछा गया है कि द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल यूजुअली डैश फ्रॉम अर्थ वर्क टू ब्रिक वर्क, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ या सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर्स की तरफ इन अ सुपर स्ट्रक्चर वाइल द शॉर्ट वॉल। क्या होता है, तो लॉन्ग वॉल क्या होती है, डिक्रीजेस, और शॉर्ट वॉल इंक्रीजेस होती हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सी नहीं डी सॉरी, मतलब इसमें डिक्रीज लिखा है, डिक्रीज इंक्रीज। तो द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीजेस, और डिक्रीजेस, और शॉर्ट वॉल क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। क्लियर है। आप ये क्या बता रहे हैं कि अगर आपकी डायमेंशन जैसे फुटिंग है, अब लॉन्ग वॉल मतलब आप आउटसाइड से मेजर करते हैं, तो आउटसाइड मतलब यहाँ से मेजर किया होगा, देन आप यहाँ से, देन यहाँ से, और देन यहाँ से, मतलब क्या हो रही हैं आपकी लॉन्ग वॉल में जो लेंथ है वो आपकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और शॉर्ट वॉल में आपने आउटर से मेजर किया होगा, तो ये आपका लेंथ था, तो शॉर्ट वॉल में सबसे नीचे ये कम थी, फिर बढ़ाया तो फिर यहाँ तक चली गई, ये क्या हुआ, फिर बढ़ गई, फिर यहाँ से इस डायरेक्शन तक हो जाएगी। थी शॉर्ट वॉल आपकी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और लॉन्ग वॉल पहले आपकी इस डायरेक्शन में थी, फिर आपका यहाँ पर, और फिर आपका इस पॉइंट्स पर आ रही है, तो वो आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर है। लॉन्ग वॉल आपकी डिक्रीज होती हैं और शॉर्ट वॉल आपकी इंक्रीज होती है। कैसे, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, और उल्टा बोल देता कि सुपर स्ट्रक्चर से ब्रिक की तरफ आएँ तो यहाँ पर इंक्रीजेस और यहाँ पर डिक्रीजेस हो जाएगा। क्लियर है गाइस। और यही हमारा आज के क्वेश्चंस थे जो हमने QSC के सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगते हैं अपने प्रिपरेशंस में, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये हमारे फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं, तो वो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर आपने नेविगेट इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ नेविगेट इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसकी PDF और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह रहते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह के क्वेश्चंस रहते हैं, वो हम वहाँ पर PDF के फॉर्म में अपलोड कर देते हैं, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं काम के रहेंगे। थैंक यू टू एवरीवन।